नाजरीन, नए बजट का निफाज कर दिया गया है और बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं जिस पर अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जा रही है और हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सलीम बुखारी साहब, इस बजट के बारे में आप क्या कहते हैं? और ये अपोजिशन और हुकूमत का मामला तो हर बजट जब भी पेश होता है इसी तरह की सूरत हाल देखने में आती है। देखिए, ये जो तकरार जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन ने तो ये मैच खेलना होता है जी, ये पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हुकूमत का रवैया क्या है। हुकूमत का रवैया ये है कि उन्होंने जिस बर्क रफ्तारी से चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं, आप पेट्रोल को ले लीजिए। पहले पेट्रोल 8 रुपये कम हो गया जी, बड़ी बात है जी। 7 रुपये एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा बढ़ गया जी। डीजल की कीमत 9 रुपये 40 पैसे फिर बढ़ गई जी। ये जिस रफ्तार से ऊपर नीचे हो रहा है और जिस तरीके से तनख्वाहदार तबके को आपने टारगेट किया हुआ है, तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी जी। वो तो उजड़ जाएगा। वो तो यानी ना सिर्फ ये कि वो तनख्वाहदार तबका नाला है हुकूमत के रवैये से, हुकूमत की पॉलिसियों से, बल्कि चीखो पुकार है एक तरह से। और मुझे नहीं पता कि कब ये लावा फट निकलेगा। मैं किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना किसी को प्रवोक कर रहा हूँ, लेकिन हालात इतनी शिद्दत के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आएगी। आप ये देखें कि जब आप शीरखार बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनके दूध के ऊपर आपने 18% टैक्स लगा दिया है जी। अब आप मेरा डिलेमा देखें, मेरी सैलरी पे टैक्स है, मेरे गैस के बिल पे टैक्स है, मेरे बिजली के बिल पे टैक्स है, मेरे पानी के बिल पे टैक्स है, मैं जिस चीज़ को खरीदने जाता हूँ उसके ऊपर टैक्स है। दैट मीन्स कि मैं डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूँ और इनडायरेक्ट टैक्सेस ने मेरी मत मारी हुई है। हुकूमत फिर राज़ी नहीं है, फिर वो भीख मांगने निकल पड़ती है। अब ये जो 1 लीटर पेट्रोल है, इस पर 70 रुपए जा रहे हैं गवर्नमेंट की किटी में पर लीटर जी, टैक्स की मद में। ठीक है सर 77 लेकिन था शायद। इसलिए आपका पूरा नहीं पड़ रहा है कि आपने एक तो अपने अखराजात कम नहीं किए हैं जी। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिस मुल्क का बढ़ेगा या मेंटेन रहेगा उसके लिए तकलीफात आनी ही आनी। ठीक है। फिर आपने वादा किया था, आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो साहब ने तो इसके ऊपर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो इजाफी वजारतें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। याद है, यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी कही थी जी। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। एक भी वजारत अभी तक कम नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सबसे बड़ा ग्रज है, मैं समझता हूँ तनख्वाहदार तबके का, वो ये कि अशराफिया को तो आपने दे दी है खुली छूट, ऐच कर रही है। वो जो सैलरीड क्लास है और जो कारोबारी तबका है उसकी आपने ऐसी तैसी कर दी है जी। मुझे आप ये बताएं, जब मुझे ये पता हो कि जिसके पास माल है, जो दोनों हाथों से हर जायज़ नाजायज़ तरीके से कमा रहा है, उसको तो आप पूछ नहीं रहे हैं। और मैं जो रिलीजियसली जिसकी तनख्वाह के सोर्स पर आप काट लेते हैं टैक्स, उसको आप मजीद तबाह से तबाह करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या रवैया है? तो एक तो पिछले वक्तों में, अच्छे वक्तों में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तेल की कीमत एक दफ़ा तय होती थी बजट में, फिर कोई उफ्ताद ना आ पड़े, यानी मिडल ईस्ट की जंग ना शुरू हो जाए, इराक वार ना शुरू हो जाए, कुवैत पे कब्जा ना कर ले इराक, तो उसके अलावा साल भर में कीमतें आपकी अपसाइड डाउन नहीं जाती। मगर सलीम बुखारी साहब, अब जो हालात हैं वो इस तरह हैं कि हर 15 दिन बाद या इजाफा होता है या कमी होती है। देखिए ना, यही तो मिसनोमर, यही तो मैं कह रहा हूँ जी। अब ये महीने में 2 बार होने लगा है, पहले साल में 1 दफ़ा होता था जी। और अगर कभी कीमतें साल में दोबारा बढ़ानी पड़ जाती थी तो उसको मिनी बजट कह के गाली दी जाती थी जी। और अब ये है कि 1 महीने में 2 बार आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सर, ये जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, इसका मतलब ये है कि वी हैव एन अनस्टेबल इकोनॉमी। एब्सोल्युटली, इसके बारे में तो कोई शुबह ही नहीं है। ये तो कन्फेशन की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कि जिससे भी हम मिले हैं उसने कहा पहले अपनी इकोनॉमी स्टेबल करिए। चाइना से बड़ा दोस्त कौन है हमारा? उसके जो सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, क्या कहा था उन्होंने कहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके बगैर CPEC भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो हुकूमत को समझना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं किस होश में वो गुम है। ऊपर से ये बताइए मुझे कि जब हालात ऐसे हों तो फिर MNAs और MPAs को देने के लिए 70 अरब रुपया आपने काहे के लिए रख दिया? और किटी में आएगा कहाँ से? वही तो ना, किटी में आपके है कुछ नहीं, वही ना जो कर्ज मिलेगा उसी में से खजाने खाली हैं और उसके अलावा टैक्सेस हैं। अच्छा जनाब, ये तो हमने कर ली अपनी तरफ से, लेकिन आज 2 बड़े स्टॉलवर्ड्स जो नून लीग की हुकूमत में शामिल रहे जी, हुकूमती ओहदों पर रहे, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जो CBR के चेयरमैन थे गालिबन, ठीक है ना, और फिर वजीर ख़जाना भी रहे।
इसी तरीके से खाकान अब्बासी साहब, ये वज़ीर रहे हुकूमत के, नून लीग के तो अक्सर दोनों तीनों टेन्योर में वो रहे। उन्होंने आज काफ़ी बात उतारी है उनकी, काफ़ी सीरियस क्रिटिसिज्म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी और मिफ्ता इस्माइल साहब का भी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कोई दर्जन भर ऐसी वजूहात बताई, यानी ऐसे टैक्सेस आपने लगाए हैं जो आपको IMF ने नहीं कहा। उन्होंने ये गर्दान की उन्होंने, क्या IMF ने आपको ये कहा था, क्या IMF ने आपको ये कहा था, क्या ये आपने IMF के कहने पे किया। मतलब कहने का ये है कि IMF की वजह से तो जो इम्पैक्ट आना है वो तो आना ही है, लेकिन जो आपने अपने फैसले किए हैं उससे भी तो गरीब आदमी की ऐसी तैसी हो गई है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बजट पास हो गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से चूँकि हो गई है, लिहाजा अब मुझे आपको हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं उनको अभी आगे आगे पता लगेगा कि हमारे साथ बनने क्या जा रही है जी। और जिस तरह के आप बता रहे हैं कि बच्चों के दूध की कीमतों में इजाफा हो गया सर, अब तो बिजली के बिल जो आते थे उसमें टैक्स जितना लगता था मगर एक फिक्स टैक्स का भी इजाफा कर दिया गया जो 1000 रुपए का। जी हाँ, उसकी स्लैब्स हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको याद है बताई भी थी। यस, मैंने कहा है ना कि हुकूमत ऐसे लगता है, यानी ये तासुर उभर रहा है कि वो एक तरह से अवामुन्नास से लूट खसूट में मसरूफ़ है कि जितना खींच लो इनकी सांसें भी रोक दो इनकी। इस रवैये से हुकूमत कितनी देर चलेगी, कितनी देर चल पाएगी, कितनी देर चलना चाहिए इसको, ये सारे सवाल ज़हनों में उठ रहे हैं। इसलिए कि अवामुन्नास की बहबूद का कोई एक इकदाम मुझे नज़र नहीं आता। पंजाब कितना बड़ा सूबा है, पंजाब अगर अपने वसाइल के तहत बगैर टैक्स लगाए बजट पेश कर सकता है तो सेंटर को क्या आफत आई है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये वो सवाल हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। और मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि जब तक आप आम आदमी पर से बोझ कम नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रिलीफ का तासुर नहीं, यकीनी तौर पर रिलीफ नहीं देंगे, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती सलीम बुखारी साहब, एक सवाल बड़ा अहम है, अता तारड़ साहब ने इस पर बात की है। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का विजन है कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। देखिए, ये तो हमें हर हुकूमत ने बताया जी, हर हुकूमत ने हमें ये कहा कि बस इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये वाहिद हुकूमत है जिसने कहा कि अभी हमें जाना पड़ेगा IMF के पास। अगर आपको याद हो, जब पहली तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था उन्होंने, बजट स्पीच में भी औरंगज़ेब साहब ने भी इसको दोहराया है कि हमें एक तो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने मर्जी डिनाइल मोड में रहें, लेकिन आपने करना वही है जो आपने करना है, यानी IMF के पास जाए बगैर आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि कोई चारा नहीं है। ठीक, अगर ये सूरत हाल रहेगी, जब तक हम कशकोल लेके मांगते रहेंगे, लोगों की शराइत तस्लीम करते रहेंगे, हमारे यहाँ आवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सर, ये अता तारड़ साहब ने ये भी कहा है कि इन लोगों ने लगता है बजट की किताब नहीं पढ़ी, तो क्या ये सरजनिश ऐसी बिलावजह कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो जिस तरह वो मिसाल है ना, बिल्ली खंबा नोचे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये खंबा नोचने वाली बात है। अब आप मिफ्ता इस्माइल को ये नहीं कह सकते कि उसको बजट नहीं आता या उसको बजट की समझ नहीं आती। यही हाल खाकान अब्बासी साहब का भी है। ही वेरी वेल अंडरस्टैंड कि बजट में इन्होंने क्या कार्रवाई की है और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उसका इजहार भी किया है। तो मेरे ख्याल से इनके जो मशवरे हैं या इनकी जिन बातों की निशानदेही इन्होंने की है, उनसे सीखना ही हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होगा। उनको शट अप कॉल दे के आप कोई बेनिफिट आवाम तक नहीं पहुंचा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, यानी कि अगर ये लोग हुकूमत वाले इस बात को तनकीद बराए इस्लाह ले लें तो फिर मसाइल का हल निकल सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।